चैप्टर 10 सोयल का ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कर लिया है। सभी पार्ट्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना। वीडियो आपने कंप्लीट देखना है और वीडियो देखकर आपने बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो थर्ड पार्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल। कि सॉइल में क्या क्या होता है, मिट्टी किस किस से मिलकर बनती है, उसमें कौन कौन से कॉम्पोजिशन, उसका क्या कॉम्पोजिशन होता है, उसमें क्या क्या होता है मिट्टी में, तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक एंड द क्वान्टिटी एंड टाइप ऑफ organic material present in it. The following component are generally found in a soil. अब जो कॉम्पोजिशन होता है, मिट्टी किस किस से मिलकर बनती है, वो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ पेरेंट रॉक। जिस जिस पेरेंट रॉक से, यानी कि जिस रॉक से वो जिस रॉक के पार्टिकल से मिट्टी बनी है, एक तो उस पर डिपेंड करेगा, पेरेंट रॉक पे डिपेंड करेगा। और दूसरा क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, कि उस मिट्टी के अंदर कितनी क्वांटिटी है और क्या किस टाइप का ऑर्गेनिक मटेरियल उस मिट्टी के अंदर है। इन दो बातों पे जो मिट्टी का कॉम्पोजिशन है वो डिपेंड करता है, किस रॉक पार्टिकल से बने हैं और क्या भाई उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल किस टाइप का है और कितना है। ठीक है, अब देख, द फॉलोइंग कंपोनेंट आर जनरली फाउंड इन ए सॉइल। अब कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं भाई मिट्टी में, वो हम पढ़ते हैं डिटेल से। सबसे पहले है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द सॉइल आर डिराइव्ड फ्रॉम द पेरेंट रॉक। जितने भी इसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं मिट्टी में, वो अधिकतर पेरेंट रॉक से, जिस पार्टिकल से, जिन रॉक के पार्टिकल से मिट्टी बनती है, उससे ही हमें मिट्टी को मिलते हैं। एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर आल्सो अफेक्ट द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ ए सॉइल। और अगर उसमें मिट्टी में जैसे किसान लोग फर्टिलाइजर वगैरह मिला दें तो उसका ऑर्गेनिक कंटेंट बदल जाता है, कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर फर्टिलाइज़र को मिला दिया जाए मिट्टी में, उसके जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में क्या आ जाएंगे, जितने भी मिनरल्स हैं वो आ जाएंगे, जैसे कि आयरन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है, मैग्नीज है। ये सभी क्या होते हैं भाई, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं और ये मिट्टी में पाए जाते हैं। दूसरा है भाई ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल होता है ह्यूमस भी बोलते हैं इसको। दिस इंक्लूड डेड एंड डिकेइंग पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल एक्सक्रेटा एंड रेजिड्यूज ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म। और क्या है इसमें, क्या है भाई, इसमें ह्यूमस किससे बनता है भाई, ह्यूमस में होते हैं भाई डेड एंड डिकेइंग पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल। मरे हुए पेड़ पौधे या जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, उनके गलने सड़ने से जो पदार्थ बनता है उसी को ह्यूमस बोलते हैं। या फिर एनिमल का एक्सक्रेटा, यानी कि जो भी एनिमल मल मूत्र वगैरह करते हैं, जैसे आपने गोबर की खाद के बारे में सुना होगा, गाय या भैंस का जो गोबर है, बकरी के जो है गोबर वगैरह, उससे क्या बनती है भाई, खाद बनती है। उसी को हम कह सकते हैं कि वो भी एक तरह का क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है। या फिर जो मिट्टी में कोई भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जब वो मर जाता है ऑर्गेनिज्म, उसके जो अवशेष होते हैं वो भी एक तरह का खाद का काम करते हैं, यानी कि ह्यूमस का काम करते हैं। तो ह्यूमस किस किस से मिलकर बनता है, जो भी प्लांट हैं, एनिमल हैं, उनके गलने सड़ने से, जब वो मर जाते हैं, उनके जो एक्सक्रीटा होते हैं मलमूत्र आदि से, या फिर जो मिट्टी में ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं जब वो मर जाते हैं, उनके गलने सड़ने से जो भी बनती है चीज़, उसको ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। जो ह्यूमस होता है वो प्रोडक्टिविटी एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, जो मिट्टी की, एक तो वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है, यानी कि जिस मिट्टी में ह्यूमस होता है उस मिट्टी में अगर फसलें लगाई जाएँ तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, यानी कि अच्छी फसलें लगती हैं। और दूसरा क्या होता है ह्यूमस से, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जो पानी को देर तक रखने की जो कैपेसिटी है, होल्ड करने की जो कैपेसिटी है मिट्टी की, वो बढ़ जाती है। यानी कि जो ह्यूमस है वो फसलों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा पॉइंट आ गया भाई, पहले हमने पढ़ लिया कि मिट्टी में ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, फिर हमने पढ़ लिया ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, यानी कि ह्यूमस होता है। अब क्या होता है मिट्टी में, एक तीसरी चीज़ होती है भाई, सॉइल वाटर।
इट इज़ जनरली प्रेजेंट इन द स्पेसिस बिटवीन द सोयल पार्टिकल। जो सोयल वाटर होता है जो वो क्या होता है, मिट्टी के जो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है उन्हीं में ये पाया जाता है पानी। द वाटर कंटेंट ऑफ ए सोयल हैज़ अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन प्लांट प्रोडक्टिविटी। और जो वाटर कंटेंट है यानी कि जो पानी जो मिट्टी में पाया जाता है वो प्लांट प्रोडक्टिविटी में, पौधों की जो कह सकते हैं आप प्रोडक्टिविटी में वो एक अच्छा रोल अदा करता है। डिफरेंट क्रॉप्स हाउ एवर डिफर इन देयर इरीगेशन रिक्वायरमेंट। और जो अलग अलग जो फसलें होती हैं उनको अलग अलग पानी की मात्रा चाहिए, अलग अलग सिंचाई चाहिए। कोई फसलें ऐसी होती हैं जिनको ज़्यादा पानी चाहिए, कोई फसलें ऐसी होती हैं जिनको कम पानी चाहिए। तो जो सोयल वाटर होता है, जो मिट्टी के अंदर जो नमी होती है वो बहुत ही फसलों के लिए ज़रूरी होती है। फोर्थ है सोयल एयर। जो सोयल है मिट्टी में वो एयर भी होती है। स्पेसिस बिटवीन द सोयल पार्टिकल कंटेन एयर। जो सोयल पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे एयर पाई जाती है, हवा भी होती है मिट्टी के अंदर। वेल एरेटेड सोयल आर एसोसिएटेड विद हेल्दी रूट्स एंड इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्टिविटी। अगर जो मिट्टी में हवा की मात्रा अगर अच्छे ढंग से है तो इसका मतलब है कि जो फसलें हैं वो हेल्दी होंगी, अच्छी फसल होगी और ज़्यादा फसल होगी। प्रोडक्टिविटी, फसलों की जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी, अच्छी फसलें होंगी और ज़्यादा फसल होगी अगर मिट्टी में सही ढंग से क्या है, हवा की मात्रा है। सोयल एयर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ रूट। जो सोयल एयर होती है वो रूट्स के रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सोयल air content decreased due to water logging which can result in poor plant growth and even death of a plant। अगर soil air content decreases due to, अगर कहीं पर किसी खेत में या मिट्टी में पानी इकट्ठा हो जाए, खड़ा हो जाए, वाटर लॉगिंग हो जाए तो क्या होता है, तो वहाँ की सोयल में क्या होता है, मान लो किसी खेत में पानी अगर खड़ा हो जाता है तो वहाँ की जो खेत की सोयल है उसमें हवा की मात्रा, एयर की मात्रा कम हो जाती है पानी खड़ा होने के कारण, क्योंकि अंदर पानी घुस जाता है हवा की जगह। ठीक है, दिस रिजल्ट विच कैन रिजल्ट इन पुअर प्लांट ग्रोथ। जिससे जो पौधा है वो सही, फसलें हैं वो सही ढंग से नहीं बढ़ पाती और कभी कभी जो पौधा है उसकी डेथ भी हो जाती है। आपने देखा होगा अगर ज़्यादा पानी खड़ा हो जाए तो वो पौधा क्या होता है भाई, सड़ जाता है, फसल सड़ जाती है। फिफ्थ है लिविंग ऑर्गेनिज्म। मिट्टी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, ये कई ऑर्गेनिज्म का घर होती है मिट्टी। ए वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन सोयल। मिट्टी में कई तरह के जीव जंतु होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे इंक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगी एंड एल्गी। और जो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसमें क्या होता है भाई, बैक्टीरिया पाया जाता है मिट्टी में, फंगी पाई जाती है और एल्गी पाई जाती है। तो ये 5 चीज़ें होती हैं जिससे मिलकर मिट्टी बनती हैं। ये 5 चीज़ें मिट्टी में पाई जाती हैं। अब डू यू नो में क्या है, देर आर 5000 to 7000 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया इन 1 ग्राम ऑफ सोयल। 1 ग्राम सोयल में, सिर्फ 1 ग्राम सोयल में ही 5000 से लेकर 7000 तक अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब आगे आ गया भाई, इंसेक्ट एंड अर्थवर्म आर आल्सो प्रेजेंट इन द सॉइल। मिट्टी में कीड़े मकोड़े और अर्थवर्म भी पाए जाते हैं। अर्थवर्म आपको पता है ना क्या होता है भाई, केंचुआ होता है, जैसे ये दिखा रखा है केंचुए का चित्र, ये थोड़ा थोड़ा जैसे सांप का बच्चा सा होता है वैसा ये लगता है। ठीक है, अर्थवर्म। तो अर्थवर्म अर्थवर्म आर नॉन एज नेचर्स प्लोमैन। अर्थवर्म को, जो केंचुए होते हैं उनको नेचर्स प्लोमैन भी कहा जाता है। प्लोमैन का मतलब जो आप कह सकते हैं जो खेत में हल चलाने वाला। जब हल, प्लो का मतलब होता है हल और प्लोमैन माने खेत में हल चलाने वाला, यानी कि एक तरह से वो किसान का काम करता है। खेतों को मतलब एक तरह से मिट्टी को वो भुरभुरा बना देता है, सॉफ्ट बना देता है। और दे बरो डीप बिलो द सरफेस कंज्यूमिंग ऑर्गेनिक मैटर एंड सोयल अलोंग द वे। ये जो होते हैं ये क्या कर देते हैं, डीप बिलो द सरफेस, ये मिट्टी में नीचे तक क्या कर देते हैं भाई, छेद कर देते हैं, छेद करते हुए चलते हैं। और जो मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको ये खाते हैं और मिट्टी को भी खाते हैं। कोयल्ड सोयल मासेस नॉन एज कास्ट आर
एक्सक्रीटेड फ्रॉम द वर्म्स डाइजेस्टिव सिस्टम। और जब ये ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं और मिट्टी को खाते हैं तो उसके बाद वो क्या करते हैं भाई, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम से, उसके पाचन तंत्र से क्या निकलता है भाई, यानी कि वो एक तरह से जैसे जानवर लोग मलमूत्र करते हैं, इसी तरह से जो वो मल करते हैं, जो उसका उसकी क्या बनती है, वो खाद बनती है। वही क्या होती है भाई, उसको क्या बोलते हैं, कास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कास्ट बोलते हैं। वही खाद का काम करती है, मेकिंग द सॉइल मोर फर्टाइल। और ये जो कास्ट होती है, जो केंचुओं का जो मल होता है, उसको क्या करते हैं भाई, वो मिट्टी को फर्टाइल बनाती है, उपजाऊ बनाती है। द अर्थवर्म बोरिंग action continually moves mineral rich soil to the surface which improve plant growth। जो अर्थवर्म जो नीचे मतलब छेद करता चला जाता है, उसके एक्शन से क्या होता है कि भाई जो भी नीचे मिट्टी के नीचे जो मिनरल रिच सोयल है, जिसमें मिट्टी में मिनरल्स पाए जाते हैं, वो मिट्टी क्या जाती है भाई, ऊपर आ जाती है। वो मिट्टी क्या जाती है, ऊपर आ जाती है। विच इम्प्रूव प्लांट ग्रोथ, जिससे जो प्लांट की ग्रोथ है वो अच्छी होती है, पौधा अच्छी तरह से बढ़ता है। द बोरोइंग एक्शन आल्सो एरिएट्स द सोयल एनहांसिंग ड्रेनेज। और जो इसका बरिंग एक्शन होता है, जो इसमें छेद करता है मिट्टी में, उसके कारण क्या होता है भाई, मिट्टी में हवा की मात्रा भी अच्छी हो जाती है, और ड्रेनेज सिस्टम भी इसका अच्छा हो जाता है। मिट्टी में अच्छी तरह से पानी मतलब मिट्टी की जो पानी की होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है, और आसानी से इसमें पानी पास हो जाता है। अब डू यू नो में क्या है, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी यही होता है केंचुआ, ठीक है। इससे जो कंपोस्ट बनाई जाती है, इससे जो खाद बनाई जाती है, उसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। आल्सो कॉल्ड वर्म कंपोस्ट, वर्मी कास्ट, वर्म कास्टिंग, वर्म ह्यूमस और वर्म मैन्योर। इसके कई नाम हैं। वर्मी कंपोस्ट यानी कि केंचुए से जो खाद बनाई जाती है उसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय सम स्पीसीज ऑफ अर्थवर्म। ये क्या है भाई, वर्मी कंपोस्ट क्या है, ये एक एंड प्रोडक्ट है, यानी कि जो केंचुआ ऑर्गेनिक मैटर को खाता है या मिट्टी को खाता है, उसके बाद वो मल करता है, वही खाद का काम करती है। वर्मी कंपोस्ट इज ए न्यूट्रिएंट रिच नेचुरल फर्टिलाइजर एंड सॉइल कंडीशनर। जो वर्मी कंपोस्ट है उसमें क्या है भाई, पौधे के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं इसमें। एक तरह से ये नेचुरल खाद का काम करती है और मिट्टी को ये अच्छा बनाती है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग वर्मी कंपोस्ट इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। और जो वर्मी कंपोस्ट को बनाने का जो प्रोसेस है, खाद बनाने का जो प्रोसेस है, उसको वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। द अर्थवर्म स्पीसीज मोस्ट ऑफन यूज आर रेड रिगलर्स और रेड अर्थवर्म। और जो इस प्रोसेस के लिए जिस केंचुए की स्पीसीज का प्रजाति का यूज़ किया जाता है, वो अधिकतर कौन सी होती है भाई, रेड रिगलर यानी कि लाल केंचुए होते हैं, जो उनका यूज़ किया जाता है केंचुए की खाद बनाने के लिए, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। अगला टॉपिक है हमारा सोयल एज अ रिसोर्स। सोयल रिसोर्स कैसे है, इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। Soil material are a critical component in the mining and construction इंडस्ट्रीज़। जो सॉयल मटेरियल है यानी कि जो मिट्टी का जो मटेरियल है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है माइनिंग में और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। जो चीज़ भी बिल्डिंग वगैरह बनाई जाती है उसमें इसका बहुत यूज़ होता है। सॉयल सर्व्स एज ए फाउंडेशन फॉर मोस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। और जो सॉयल ही एक तरह से फाउंडेशन फॉर मोस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, उसमें कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो भी होते हैं, सॉयल उसकी मेन फाउंडेशन है, फाउंडेशन के रूप में काम करती है। जितनी भी बिल्डिंग वगैरह बनती है उसमें मिट्टी एक इम्पॉर्टेंट भाग अदा करती है। मैसिव वॉल्यूम्स ऑफ सॉयल कैन बी इन्वॉल्व इन सरफेस माइनिंग, रोड बिल्डिंग एंड डैम कंस्ट्रक्शन। और जो मैसिव वॉल्यूम ऑफ सॉयल, बहुत मिट्टी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब सरफेस माइनिंग की जाती है, रोड बिल्डिंग की जाती है, सड़कें बनाई जाती हैं, या फिर कोई डैम बनाया जाता है। अर्थ शेल्टरिंग इज़ द आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग सॉयल एज एक्सटर्नल थर्मल मास अगेंस्ट बिल्डिंग वॉल्स। और अर्थ शेल्टरिंग का मतलब होता है ज़मीन में खोदकर
नीचे एक ज़मीन के नीचे एक तरह का कमरा बनाना, घर बनाना, ये भी एक आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस है ऑफ यूजिंग सॉइल एज ए एक्सटर्नल थर्मल। अगर नीचे ज़मीन में खोदकर कमरा बनाया जाए, अंडरग्राउंड कमरा बनाया जाए, तो वो एक तरह से थर्मल मास का काम करता है। थर्मल मास यानी कि अगर ज़मीन के नीचे खोदकर कमरा बनाया जाए या मकान बनाया जाए तो उसमें क्या होता है भाई, ना ज़्यादा गर्मी लगती ना ज़्यादा ठंड लगती, उसमें टेम्परेचर एक तरह से इक्वल सा रहता है, कॉमन टेम्परेचर रहता है उसमें, ना तो ज़्यादा गर्मी लगती उसमें और ना ही ज़्यादा सर्दी लगती। ठीक है, आगे है भाई सोयल रिसोर्सेज आर क्रिटिकल टू द इन्वायरमेंट, जो सोयल एज वेल एज टू फूड एंड फाइबर प्रोडक्शन। जो सोयल रिसोर्सेज हैं वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे फूड के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो भी हमें फाइबर मिलता है, यानी कि फाइबर से आपको पता है ना क्या बनता है, कपड़ा वगैरह बनता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। सोयल प्रोवाइड मिनरल्स एंड वाटर टू प्लांट, जो सोयल है उसी से ही प्लांट्स को, पेड़ पौधों को मिनरल्स मिलते हैं और वाटर मिलता है। सोयल एब्जॉर्ब रेन वाटर एंड रिलीजेज इट लेटर, दस प्रिवेंटिंग फ्लड एंड ड्राउट। और सोयल जो मिट्टी जो होती है वो बारिश के पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है, और उसको बाद में रिलीज़ भी कर देती है, जिससे जो फ्लड्स हैं या सूखा है, बाढ़ है या सूखे से बचाव होता है। सोयल क्लीन्स द वाटर एज इट परकुलेट्स, सोयल जो पानी को क्या करती है भी, साफ़ भी करती है। जब पानी जैसे मान लो बारिश हो जाती है, बारिश होने के बाद जो पानी है वो ज़मीन में चला जाता है और धीरे 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 वो नीचे चला जाता है, एक एक लेयर से दूसरी लेयर में वो चलता रहता है, उसको परकोलेशन बोलते हैं, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। उसके परकोलेशन के कारण जो पानी है वो छनता चला जाता है, मतलब साफ़ होता चला जाता है, और जब लास्ट में पानी इकट्ठा हो जाता है ज़मीन के बहुत ज़्यादा नीचे, तो वो बिल्कुल साफ़ पानी होता है। तो जो सोयल है वो पानी को साफ़ भी करती है। सोयल इज़ द हैबिटेट ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म, और सोयल कई जीव जंतुओं का और कई ऑर्गेनिजम्स का क्या है भाई, घर भी है। सोयल डू यू नो में क्या है, सोयल इज़ ऑफन प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द फूड चेन। जो सोयल है वो एट द बॉटम ऑफ द फूड चेन के सबसे नीचे होती है, यानी कि जो फूड चेन बनती है उसका जो सबसे नीचे है वो क्या है, सोयल ही है, क्योंकि सोयल में ही पेड़ पौधे लगते हैं। पेड़ पौधे तो अपना भोजन खुद बनाते हैं, मिट्टी से लेकर मिनरल्स या पानी वगैरह लेकर, फिर उसके बाद जो वो भोजन बनाते हैं वो जीव जंतु खाते हैं। ठीक है, ऐसी ये एक फूड चेन सी बनती है, और इस फूड चेन में जो सोयल है वो सबसे नीचे है। प्लांट्स एंड सम लोअर एनिमल टेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोयल एंड एनिमल ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम द प्लांट। जो भी प्लांट हैं वो कहाँ से, एंड सम लोअर एनिमल, प्लांट और जो दूसरे लोअर एनिमल हैं, बैक्टीरिया वगैरह हैं, वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, सोयल से लेते हैं। एंड एनिमल ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम द प्लांट, और जो एनिमल हैं वो न्यूट्रिएंट कहाँ से लेते हैं, वो लेते हैं प्लांट से। यानी कि इन सब के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, अगर फूड चेन बनानी है तो किसकी चीज़ की ज़रूरत है, सोयल की ज़रूरत है, बिना सोयल के कुछ नहीं होगा। आगे आगे भाई सोयल पोल्यूशन, जैसे एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, वैसे ही सोयल पोल्यूशन भी होता है। इसके बारे में अब डिटेल से पढ़ते हैं। सोयल पोल्यूशन इज डिफाइंड एज द बिल्डअप ऑफ परसिस्टेंट टॉक्सिक कंपाउंड, केमिकल, साल्ट, रेडियो एक्टिव मटीरियल और डिजीज कॉजिंग एजेंट इन सोयल। सोयल पोल्यूशन का ये मतलब है, मतलब मिट्टी का प्रदूषण कह सकते हैं आप। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर सोयल के अंदर क्या आ जाए भाई, टॉक्सिक कंपाउंड, जहरीले कंपाउंड आ जाए, कोई केमिकल आ जाए, साल्ट आ जाए, रेडियो एक्टिव मटेरियल आ जाए कोई, या ऐसी चीज़ें आ जाएं जिससे कि बीमारियां हों, तो इसको हम सोयल पोल्यूशन बोलेंगे, अगर मिट्टी में मिक्स हो जाएँ। दिस हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ एंड एनिमल हेल्थ। अगर ये मिट्टी दूषित हो जाए, मिट्टी ख़राब हो जाए, तो ये बहुत बड़ा बुरा प्रभाव डालती है पौधों की ग्रोथ पे और एनिमल्स की हेल्थ पे। Soil pollution is caused by factors like use of chemical pesticides, excessive use of fertilizer, percolation of contaminated surface water to the layers below the surface,
ऑयल एंड फ्यूल डंपिंग, लीचिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम लैंडफिल्स और डायरेक्ट डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द सोइल। अब सोइल खराब कैसे होती है, मिट्टी खराब कैसे होती है, इसके कारण क्या है, कौन कौन से फैक्टर हैं। केमिकल पेस्टिसाइड उसमें डाल दिए जाएँ। पेस्टिसाइड क्या होता है, जो खेतों में कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए जो किसान वगैरह क्या डालते हैं, दवाई डालते हैं, उसको पेस्टिसाइड बोलते हैं। या फिर एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, अगर खाद का यूज़ जो फैक्ट्री में बनती है खाद, उसको फर्टिलाइज़र कहते हैं, अगर उसका यूज़ ज़्यादा करने उससे भी सॉइल पोल्यूशन होता है। या फिर कोई गंदा पानी नीचे चला जाए, ठीक है, मिट्टी के मतलब ज़मीन के नीचे चला जाए, उससे भी सॉइल पोल्यूशन होता है। या फिर कोई फ्यूल ऑयल या फ्यूल गिर जाए मिट्टी में, ठीक है, उससे भी सॉइल पोल्यूशन होता है। या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो वेस्ट है, कूड़ा करकट है, वो मिट्टी में मिल जाए। या फिर जो इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह का जो वेस्ट होता है वो मिट्टी में मिल जाए, उससे सॉइल पोल्यूशन होता है। उसके बाद आगे भाई सॉइल एंड क्रॉप्स, सॉइल और क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे कि मिट्टी और फसल। द सॉइल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया आर डिफरेंट ड्यू टू द टाइप ऑफ पेरेंट रॉक प्रेजेंट देयर एंड द अमाउंट ऑफ ह्यूमस प्रेजेंट इन दैट सॉइल। जो हमारे देश में जो मिट्टी पाई जाती है वो डिफरेंट पार्ट में अलग अलग टाइप की मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि वो अलग अलग पेरेंट रॉक से बनी है और उसमें ह्यूमस की जो मात्रा है वो अलग अलग है, इसलिए हमारे देश में अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है। Other factors that affect the nature of the soil are chemical, climatic factor like temperature, light, wind, rainfall and humidity। और जो दूसरे फैक्टर हैं जिससे मिट्टी का नेचर बनता है वो क्या है भाई, क्लाइमेट फैक्टर है, मौसम संबंधी फैक्टर हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, विंड हो गया, रेनफॉल होगी, बारिश होगी और ह्यूमिडिटी होगी। ये सभी फैक्टर भी मिट्टी के नेचर को निर्धारित करते हैं। दीज फैक्टर अफेक्ट द सोयल प्रोफाइल एंड आल्सो ब्रिंग चेंजेस इन द सोयल स्ट्रक्चर। ये सभी फैक्टर सोयल का प्रोफाइल बनाते हैं कि वो मिट्टी किस तरह की है, और एंड आल्सो ब्रिंग चेंज इन द सोयल स्ट्रक्चर, और मिट्टी की जो बनावट पे में वो चेंज भी लाते हैं। ये सारे फैक्टर, जितने भी फैक्टर हैं, पेरेंट रॉक है, ह्यूमस है, क्लाइमेटिक फैक्टर हैं, जितने भी विंड, रेनफॉल और ह्यूमिडिटी वगैरह। द टाइप ऑफ क्रॉप दैट मे बी ग्रोन इन अ पर्टिकुलर फील्ड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सोयल, द सोयल कंपोनेंट एंड द ह्यूमस कंटेंट एंड द क्लाइमेटिक फैक्टर इन दैट रीजन। अगर टाइप ऑफ क्रॉप, हमने किस तरह की फसल किस मिट्टी में लगानी है, मे बी ग्रोन इन अ पर्टिकुलर फील्ड, किस खेत में किस तरह की हमने फसल लगानी है, ये किस पे डिपेंड करता है कि वो वहाँ पर कोई फसल लगानी है तो हम ये देखेंगे वहाँ की मिट्टी कैसी है, उस मिट्टी के कंपोनेंट कैसे हैं, ह्यूमस कितना है उसमें या दूसरे मिनरल्स कितने हैं, ठीक है, ह्यूमस कंटेंट, और क्लाइमेट फैक्टर क्या है उस रीजन के जहाँ पे हमने वो फसल लगानी है। इन सभी बातों को देखकर ही किसान खेत में फसल लगाता है कि मिट्टी कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है और मिट्टी के कंपोनेंट कैसे हैं, उसमें ह्यूमस है या नहीं और कितनी मात्रा में है। सीरियल्स क्रॉप लाइक wheat and legumes like grams grow well in clay and loamy soil। सीरियल क्रॉप्स यानी कि जो जिससे हमें अनाज मिलता है, ऐसी फसलें जैसे कि गेहूं या फिर दाल की जो फसलें होते हैं, लेग्यूम्स होते हैं, जैसे कि चना का कैसी मिट्टी में लगते हैं, क्लेई एंड लोमी सॉइल में लगते हैं। चिकनी मिट्टी, क्लेई, आपने पढ़ा है ना मिट्टी के बारे में भी करवाया था हमने कि कितनी तरह की मिट्टी होती है, क्लेई या लोमी सॉइल में ये लगते हैं अच्छे। सच सॉइल हैव गुड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, क्योंकि जो क्लेई और जो लोमी सॉइल होती है उसकी वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी, वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी अच्छी होती है। पैडी ग्रोज वेल इन सॉइल डैट आर क्लेई एंड रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड देयर फॉर एबल टू रिटेन वाटर। जो पैडी है, पैडी का मतलब है चावल, चावल की फसल कहाँ पे ज़्यादा अच्छी लगेगी, जहाँ की मिट्टी क्या हो, क्लेई हो, चिकनी हो और उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत अधिक मात्रा में हो, ठीक है, जिससे कि जो वो पानी को अच्छी तरह से रिटेन कर सके। आपने देखा होगी चावल की खेती किस में होती है, जहाँ पे खूब पानी हो, जिस मिट्टी में पानी को होल्ड करने की, रिटेन करने की क्षमता ज़्यादा हो, वहाँ पे चावल लगाया जाता है। लोमी सॉयल डैट ड्रेन वाटर इजीली आर आइडियल फॉर ग्रोइंग पल्सिस। और लोमी सॉयल किसके इसमें क्या लगाई जाती हैं भी, पल्सिस लगाई जाती हैं, दालें लगाई जाती हैं, क्योंकि इसमें वाटर आसानी से, मतलब आप यूँ कह दें आसानी से ड्रेन हो जाता है, इसमें रुकता नहीं है पानी। कॉटन ग्रोज वेल इन वेल एरेटेड
सोयल डेड आल्सो ड्रेन वाटर इजीली। और कॉटन कपास कहाँ पे लगता है, जहाँ पे भी जिसमें जिस मिट्टी में हवा की मात्रा अच्छी हो और वहाँ पर जो पानी अच्छी तरह से ड्रेन हो जाए, निकल जाए पानी, वहाँ पे ठहरे ना, नहीं तो कपास की फसल खराब हो जाएगी। ऐसी मिट्टी में कपास लगाई जाती है, कॉटन लगाई जाती है। एंड सैंडी लोम और लोम सोयल आर प्रेफर्ड फॉर ग्रोइंग कॉटन। इसलिए जो कॉटन लगाया जाता है वो सैंडी लोम, यानी कि सैंडी और लोम दोनों तरह की मिट्टी का मिक्सचर है, या फिर लोम सोयल में ये प्रेफर किया जाता है कि इसमें कपास लगाया जाए, कॉटन लगाया जाए। कोकोनट ट्रीज डैट ग्रोज वेल इन सैंडी सोयल आर फाउंड इन लार्ज नंबर इन द कोस्टल रीजन। कोकोनट ट्रीज, नारियल के जो पेड़ हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो सैंडी सोयल में अच्छे होते हैं, रेतीली मिट्टी में वो अच्छे होते हैं। और आपने देखा होगा कि कहाँ पे पाए जाते हैं ये, कोस्टल रीजन्स में ये पाए जाते हैं। कोस्टल रीजन यानी कि जो समुद्र के किनारे के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे ये नारियल के पेड़ पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है भाई, सैंडी सॉइल होती है, रेतीली मिट्टी होती है। अब आगे है भाई, अगला टॉपिक है हमारा सोयल इरोजन। सोयल इरोजन क्या होता है? सोयल इरोजन इम्प्लाइज द रिमूवल ऑफ द टॉप सोयल बाय एजेंट सच एज विंड एंड वाटर। सोयल इरोजन का मतलब है रिमूवल ऑफ टॉप सोयल, कि जो मिट्टी की जो ऊपरी जो परत है, जो ऊपर वाली जो मिट्टी है, सबसे ऊपर वाली जो मिट्टी है, उसका हट जाना, उसका एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना, उसको ही सोयल इरोजन कहते हैं। और वो कैसे जाती है? या तो हवा के द्वारा जाती है या पानी के द्वारा जाती है। जैसे मान लो आंधी आ जाए तेज, तो क्या हो जाती है भाई, अपने साथ मिट्टी को उड़ा कर ले जाती है। या फिर पानी आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो वो बाढ़ भी मिट्टी को बहा कर ले जाती है। ठीक है, तो इसको ही क्या कहते हैं भी, जो टॉप लेयर, जो रिमूवल ऑफ टॉप सोयल, जो टॉप सोयल है ऊपर वाली जो मिट्टी है उसका हट जाना, पानी के साथ बह जाना या हवा के साथ उड़ जाना, इसी को ही सोयल इरोजन बोलते हैं। विदाउट ह्यूमन एक्टिविटीज लॉसेस ऑफ सोयल थ्रू इरोजन इन मोस्ट एरियाज वुड प्रोबेबली बी बैलेंस्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सोयल। विदाउट ह्यूमन एक्टिविटी, अगर ह्यूमन एक्टिविटी को छोड़ दिया जाए, जो लॉस ऑफ सोयल है, अगर एक जगह से मिट्टी उड़ रही है किसी नेचुरल प्रोसेस से, तो वो दूसरी तो उस जगह पर मिट्टी आ भी जाती है और उसका क्या हो जाता है, एक तरह से बैलेंस हो जाता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सोयल। अगर कहीं से हवा से मिट्टी उड़ रही है तो कहीं से वो मिट्टी की भरपाई भी हो जाती है, वो कहीं से उड़कर आ भी जाती है। ठीक है, तो उससे बैलेंस हो जाता है। ठीक है, नेचर तो बैलेंस कर देता है, मगर जो ह्यूमन एक्टिविटी जो होती है उससे जो सोयल इरोजन होता है उसके बाद बैलेंस नहीं हो पाता। इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड वेजिटेशन प्रोटेक्ट द सोयल। और अगर फॉरेस्ट की बात करें या ग्रासलैंड की, जंगल की बात करें या ग्रासलैंड जहाँ पे घास लगा होता है, ऐसे मैदानों की बात करें, वेजिटेशन प्रोटेक्ट द सोइल, जो वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं, घास फूस पेड़ पौधे, वो मिट्टी को बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। When rainfall on the surface of grass or on the leaves of trees, some of the moisture evaporate before it कैन रीच द ग्राउंड। जब रेनफॉल होती है तो वो सरफेस ऑफ द ग्रास, तो घास के ऊपर होती है या फिर पेड़ों के पत्तों के ऊपर होती है, जिससे जो कुछ जो पानी है वो वैसे ही उड़ जाता है बिफोर इट कैन रीच द ग्राउंड, ग्राउंड में पहुंचने से पहले। ट्रीज एंड ग्रास सर्व एज विंड ब्रेकर्स एंड द नेटवर्क ऑफ प्लांट रूट्स हेल्प टू होल्ड द सोयल इन प्लेस अगेंस्ट द एक्शन ऑफ बोथ रेन एंड विंड। जो ट्रीज हैं, पेड़ हैं, और जो ग्रास है, वो एक तरह से विंड ब्रेकर का काम करते हैं, हवा को रोकने का वो काम करते हैं। और जो प्लांट होते हैं, प्लांट की जो जड़ें होती हैं, घास फूस या पेड़ों की जड़ें होती हैं, वो मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं और इन प्लेस अगेंस्ट द एक्शन ऑफ बोथ रेन एंड विंड, और उसको रेन से और विंड से बचाती हैं। अगर मान लो कहीं पर कोई भी पेड़ पौधा नहीं है, कोई भी किसी तरह का, मतलब वहाँ पे बिल्कुल आप कह सकते हैं बिना पेड़ पौधे की कोई ज़मीन है, ना घास है, ना फूस है, ना पेड़ पौधे हैं, तो अगर वहाँ पे आंधी आती है तो वहाँ की मिट्टी आसानी से उड़ जाएगी। और कहीं पर अगर घास लगी हुई है, पेड़ पौधे हैं, अच्छा जंगल है, तो हवा भी चलेगी तो वहाँ की मिट्टी नहीं उड़ेगी, क्योंकि वहाँ की जो घास है, पेड़ पौधे हैं, वो मिट्टी को एक तरह से उनकी जड़ें पकड़ कर रखेंगी। एग्रीकल्चर एंड डिफॉरेस्टेशन अलॉन्ग विद हाउसिंग, इंडस्ट्री डेवलपमेंट
एंड हाईवे कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रॉय द प्रोटेक्टिव कैनोपी ऑफ वेजिटेशन एंड ग्रेटली स्पीड ऑफ इरोजन ऑफ सोइल। अब सोइल इरोजन अब आगे ना वही ह्यूमन एक्टिविटी के कारण कैसे सोइल इरोजन होता है, क्योंकि हमने एग्रीकल्चर और डिफोरेस्टेशन किया, खेती बाड़ी की, तो खेती बाड़ी के कारण जंगल भी काटने पड़े, जो जंगल कम हो गए, ठीक है, खेती के लिए जंगल भी कटाई की और घर बनाए, इंडस्ट्री डेवलपमेंट, फैक्ट्रियाँ वगैरह लगाई, हाईवे बनाए, सड़कें बनाई, डिस्ट्रॉय, इसके कारण क्या हुआ, जो वेजिटेशन है यानी कि पेड़ पौधे हैं उनको काटना पड़ा, और जिसके कारण सोयल इरोजन बढ़ गया। ठीक है, इसमें सोयल इरोजन में तेजी आ गई, ऊपर की मिट्टी जल्दी जल्दी उड़ने लगी, बहने लगी। ओवर ग्रेजिंग कैन चेंज ग्रासलैंड इनटू डेजर्ट। अगर कहीं पर ओवर ग्रेजिंग की कर दी जाए, पशुओं को ज़्यादा चरा दिया जाए, मतलब अगर वहाँ की घास खत्म हो जाए ग्रासलैंड की, तो क्या होगा, वो डेजर्ट बन जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा वो इलाका। केयरलेस कल्टीवेशन विच इन्वॉल्व लिविंग द फील्ड फैलो फॉर सम टाइम कैन आल्सो कॉज सॉइल इरोजन। केयरलेस कल्टीवेशन, अगर हम केयरलेस खेती बाड़ी करें, बेपरवाह होकर खेती बाड़ी करें, उससे भी क्या होता है भाई, सॉइल इरोजन होता है। जैसे कि अगर खेत को खाली छोड़ दिया जाए कुछ समय के लिए, वहाँ पे क्या नहीं किया जाए, खेती बाड़ी नहीं की जाए, तो उसके कारण भी सॉइल इरोजन होता है। अब लास्ट टॉपिक है हमारा प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को रोकना कैसे है। सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय एक्सटेंसिव अफॉरेस्टेशन प्रैक्टिसेस। हम अगर सॉइल इरोजन को रोकना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने पड़ेंगे, जंगल लगाने पड़ेंगे, पेड़ लगाने पड़ेंगे। दिस इन्वॉल्व्स प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑन बेयर लैंड्स एंड नियर बाय फील्ड। इसमें क्या आएगा भाई, हम ज़्यादा से ज़्यादा एफॉरेस्टेशन में क्या आएगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, जो बंजर ज़मीनें हैं वहाँ पे पेड़ लगाएंगे, और जो आसपास के खेत हैं वहाँ पे क्या लगाएंगे, हम पेड़ लगाएंगे। अवॉइडिंग ओवर ग्रेजिंग एंड ओवर यूज ऑफ लैंड आल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। और जो ओवर ग्रेजिंग को हम अवॉइड करेंगे, हद से ज़्यादा पशुओं को कहीं पर नहीं चराएंगे, और जो लैंड का मिसयूज़ नहीं करेंगे, ओवर यूज़ नहीं करेंगे, हद से ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, इससे भी सॉइल इरोजन कम होगा। ठीक है, इस बचाव होगा सॉइल इरोजन से। वी नीड टू रिमेंबर दैट सॉइल इज़ ए प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स। और हमें ये याद रखना चाहिए, जो सोयल है, मिट्टी है, वो एक कीमती नेचुरल रिसोर्स है। इन ऑर्डर टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ, डिस्ट्रक्शन एंड मिसयूज ऑफ सच ए प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स नीड्स टू बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। अगर हमने इस धरती पर लाइफ को सस्टेन करना है, लाइफ को बचा कर रखना है, जीवन को बचाना है, तो हमने जो मिट्टी का मिसयूज़ नहीं करना। ठीक है, और जो हमारे ये जो प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स है यानी कि सोयल है, उसको नष्ट नहीं करना है, और उसका मिसयूज़ नहीं करना है, और उसको हर तरह से हमने उसके मिसयूज़ को और डिस्ट्रक्शन को हमने क्या करना है, अवॉइड करना है, इससे बचकर रहना है। तब हम क्या भाई, अपनी जो अर्थ पर लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं। तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।